नमस्ते जी। पलकी काम पर चली जाती और उसकी 16 साल की बेटी घर पर अकेली होती। एक दिन चाचा के बेटे ने उससे बदला लेने के लिए अपने दोस्तों को बुलवाकर उनसे गलत काम करवाया। जब पलकी घर आई तो बेटी की हालत देखकर परेशान हो गई। जब बेटी ने सच्चाई बताई तो वह उसे लेकर देवर के घर गई। तो देवर बोला, तुम माँ बेटी खुद बस बदचलन हो और आरोप मेरे बेटे पर लगा रही हो। पलकी थाने गई तो थानेदार ने भी गंदी फरमाइशें रख दी। तो वह रोती हुई घर लौटी और भगवान के सामने जोरदार चीख मारी कि अचानक देवर देवरानी मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैं घर पर अकेली नहीं रुकूंगी। पलकी की बेटी हेमा ने झिझकते हुए कहा था। पलकी कहने लगी, अरे मैं तुम्हें कहाँ अपने साथ लेकर जाऊं, तुम स्कूल से आती हो, घर आकर आराम कर लिया करो। मैं तो सवेरे जाती हूँ, शाम को आती हूँ, वह कहने लगी। चाचा का बेटा जीत यह कहकर हेमा चुप हो गई। बल्कि कहने लगी, हाँ बोलो क्या बात है। हेमा कहने लगी, आप जीत से कह देती है कि मुझे स्कूल से लेकर आए, मम्मी वो मुझे अच्छा नहीं लगता, आप उसे मत भेजा करें, मैं अपनी सहेलियों के साथ आ जाऊंगी। बल्कि कहने लगी, क्यों, वह तुम्हें क्या कहता है। अरे तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें लेकर आता है तो इसमें क्या बुराई है, सहेलियां अपने अपने घरों में चली जाती होगी, वह तुम्हारे साथ होता है तो मुझे संतुष्टि होती है, देखो ज्यादा बहस मत किया करो। पलकी ने बेटी की झिझक को महसूस ही नहीं किया था, ना ही ध्यान दिया कि वह कहना क्या चाहती है। बस उसे डांट दिया। उसके पति का स्वर्गवास जब से हुआ था वह अपने देवर को ही अपना छोटा भाई समझती थी। उसका अपना कोई सगा भाई था नहीं। बहनें अपने अपने घरों में थी लेकिन देवर उसी गली में रहता था जहां पलकी का घर था। इसलिए कभी कभी तो वह हेमा से कहती कि तुम चाची के घर ही चली जाया करो, अकेले घर में कहाँ रुकोगी, जब मैं आऊंगी तो घर आ जाया करना। यूं तो देवर और देवरानी दोनों का ही व्यवहार पलकी और हेमा के साथ बहुत अच्छा था। पलकी लोगों के घरों में काम करती थी, खाना बनाती थी, उसके महीने के अच्छे खासे पैसे बन जाते थे क्योंकि खाना बनाने के वह 6,000 से कम नहीं लेती थी, 3-4 हजारों का खाना बनाती थी और बीच में सफाई भी कर दिया करती थी, इसलिए 18-20 हजार महीने के कमा लेती थी। सुबह 7:30 बजे की गई, वह शाम को 5:30 बजे वापस आती थी। घर आते ही खाना बनाती थी, घर की सफाई हेमा ही कर दिया करती थी। चाची के घर शुरू में जब रहती थी तो चाची उसे ठीक से खाने को नहीं देती थी। जब वह स्कूल से आती तो अपने बेटे जीत को पराठा देती और रात की बच्ची बची सूखी रोटी हेमा के आगे रख देती। हेमा की चाची आंसू अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। हेमा 15 साल की उम्र में छठी क्लास की छात्रा थी, जबकि जीत हाई स्कूल में पढ़ता था। सारा दिन आवारा लड़कों के साथ उसका उठना बैठना रहता था। एक ही स्कूल में पढ़ते थे इसलिए जीत के साथ ही उसे वापस आना पड़ता और स्कूल भी जाना पड़ता और वह उसे साथ लेकर स्कूल लेकर जाता था। पर रास्ते पर वह उसे गुस्से से देखा करता। हेमा बुरी तरह से घबरा जाती थी। जब जीत की ओर देखती तो वह उसे गुस्से से देख रहा होता। हेमा जीत से डरने और घबराने लगी थी। अपनी माँ से झिझकते हुए बात करती तो उसकी माँ ठीक से उसकी बात सुनती ही नहीं थी। पलकी के सर पर पूरे घर की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। हालांकि बेटी को तो सिर्फ एक ही थी, लेकिन घर का किराया, बिजली का बिल, खाने पीने के खर्चे, हेमा की स्कूल की फीस, वह तो गन चक्कर बनकर रह गई थी। उसे लगता था कि आंसू उसकी बेटी का बहुत ख्याल रखती है। कई बार ऐसा होता था कि बल्कि जब अपनी मालकिन के घर से अच्छा खाना लाती तो जीत को भी दे दिया करती और आंसू को भी। उसे तो लगता था जैसे आंसू उसकी सगी बहन की तरह है। वह बड़े अच्छे से उन सब से मिलती थी। यूं तो उसका देवर सुखेंद्र भी उसकी बड़ी इज्जत करता था, लेकिन जीत का उठना बैठना अच्छे लड़कों में नहीं था। फिर कम उम्र में ही उसे मोबाइल भी लेकर दे दिया। कभी माँ ने यह देखने की कोशिश ही नहीं की कि उसका इकलौता बेटा मोबाइल पर देखता क्या है, किन लड़कों में बैठता है, किस तरह की बातें सुनता है, लड़कपन की उम्र में किस रास्ते पर जा रहा है। पहली बार जब सुखिंदर ने जीत को लड़कों के साथ मिलकर सिगरेट पीते देखा तो एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था और उसका कान पकड़कर उसको घर लेकर आया। वह रोता हुआ माँ के साथ लग गया। आंसू की तो जैसे जान पर बनाई थी।
सुखेंद्र बहुत गुस्से में था, कहने लगा, तुम्हें पता है ये आवारा लड़कों के साथ बैठा सिगरेट पी रहा था। वो कहने लगा, मम्मी मैं बस वहां खड़ा था, मैं सिगरेट नहीं पीता। पापा ने देख लिया सुखेंद्र का तो इरादा था कि उसे ठीक ठाक मारता ताकि आइंदा सिगरेट का नाम ना ले। लेकिन आंसू दीवार बनकर उसके आगे खड़ी हो गई, कहने लगी, खबरदार जो मेरे बेटे पर हाथ उठाया, अब सिगरेट नहीं पिएगा। वो कहने लगा, तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे मैं सही वाली मार लगाऊंगा, तब यह सुधरेगा, देखो तुम्हारा गलत प्यार इसको बिगाड़ कर रख देगा। आंसू पीछे हट जाओ, लेकिन आंसू ने जीत को कमरे में बंद कर दिया और सुखेंद्र से कहने लगी, अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं अपने बेटे को लेकर मायके चली जाऊंगी। सुखेंद्र को उसने जीत को मारने नहीं दिया, ना ही समझाने दिया, कहने लगी, मैं खुद समझा दूंगी, आइंदा सिगरेट नहीं पिएगा। और जीत को लगा कि बस उसकी माँ है, इसलिए उसके हर गलत काम पर पर्दा डालेगी। उसके दिमाग में यह बात बैठ गई थी और आंसू ने किया भी यही था। जब भी वह कोई गलत काम करता तो उसकी गलती छुपा लेती। सुखेंद्र भी बेटे से प्यार तो करता ही था, इसलिए कुछ बातें अनदेखा कर जाता जो कि नहीं करनी चाहिए थी। एक साल गुजरा, हेमा अब 16 साल की हो गई थी। तभी जीत के दोस्त ने उसे एक नशे की का सिगरेट दिया, कहने लगा, इसे पी कर देख, फिर तेरी दुनिया कितनी अच्छी नजर आती है। जीत ने नशे का सिगरेट पिया तो दिमाग घूमने लगा। पहली बार ही पिया था, इसलिए नशा भी कुछ ज्यादा हुआ था, लेकिन अच्छा भी लगने लगा था। तब उसके दोस्त उसे किसी शहर की बदनाम गलियों में लेकर गए, वहां पर उसके दोस्त लड़कियों के साथ नाच रहे थे, नशे में डूबे हुए थे। जीत भी झूमने लगा, पहली बार लड़की को छू रहा था, इसलिए सब कुछ अच्छा ही लग रहा था। अपने पापा से उसने यही कहा कि वह कंबाइंड स्टडी के लिए अपने दोस्त के घर गया है, सब दोस्त मिलकर इकट्ठे पढ़ेंगे। लेकिन आधी रात तक वह सड़कों पर अय्याशियां करता रहा। सुबह अपने एक दोस्त के घर पर ही वह लोग सोए रहे, लेकिन जब उठकर घर आया तो कहने लगा कि मैं पढ़कर आया हूँ। सुखेंद्र कहने लगा कि तुम्हें जो पढ़ना है अपने घर पर पढ़ा करो, यह तुमने क्या तमाशा बना रखा है, तुम दोस्त के घर चले जाते हो। आंसू कहने लगी, अरे क्या हो गया, सब दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, हर बात पर मेरे बेटे पर शक मत किया करो। सुखेंद्र कहने लगा, चलो देख लूंगा क्या रिजल्ट आता है इसका। लेकिन रिजल्ट वही आया जो ऐसे लड़कों का आ सकता है। जीत बुरी तरह से हाई स्कूल में फेल हो गया था और दूसरी ओर हेमा ने पूरे स्कूल में टॉप किया था। सुखेंद्र ने जीत के मुंह पर खींच के थप्पड़ मारा, कहने लगा, यह रिजल्ट आया है तुम्हारा, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है पढ़ाई की ओर। लेकिन इससे पहले कि सुखेंद्र दूसरा थप्पड़ मारता, आंसू जीत को पीछे करके सुखेंद्र के सामने खड़ी हो गई, कहने लगी, अब कुछ मत कहना मेरे बेटे को। वो कहने लगा, तुमने इसका रिजल्ट देखा है। आंसू कहने लगी कि इस बार बोर्ड में बड़ी धुआं धांधली हुई है, सही से पेपर चेक ही नहीं किए गए, सब बच्चों के नंबर कम आए हैं। उसके सब दोस्त रो रहे हैं कि हमारे नंबर कम आए हैं, बोर्ड वालों ने ज्यादती की है। जीत पहले ही अपनी माँ का दिमाग पागल बना चुका था कि उसने तो खूब मेहनत की थी, लेकिन बोर्ड वाले गलती कर गए। इसलिए आंसू जो खुद एक क्लास भी नहीं पढ़ी थी, यही कहने लगी कि वह फिर से हाई स्कूल के पेपर देगा। सुखेंद्र ने कहा कि हेमा को देख लो, पूरे स्कूल में उसने टॉप किया है, प्रिंसिपल ने इनाम स्वरूप उसे सम्मानित किया है। वह भी तो तुम्हारी ताऊ की बेटी है, तुम्हारा ताऊ तो जिंदा भी नहीं है, तुम्हारी ताई लोगों के घरों में काम करती है, और फिर भी उस बच्ची ने कितनी मेहनत की है, और तुम्हारे सर पर बाप का साया है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, पर तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, और ना ही तुम्हारी माँ को परवाह है कि पैसा कमाया कैसे जाता है। 8वीं क्लास से मैंने तुम्हें मोटरसाइकिल लेकर दे दी, क्योंकि 8वीं क्लास का रिजल्ट तुम्हारा अच्छा आया था, और एक तुम हो, तुम्हें एहसास तक नहीं कि बाप कितनी मेहनत करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरह मजदूरी ना करो, धक्के ना खाओ, मैं धक्के खाकर पैसे कमाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख जाओ, एक इज्जत की जिंदगी जियो, और तुमने यह रिजल्ट लाकर दिखाया है। दोस्तों के घरों में तुम क्या पढ़ने जाते थे, पहले यह बताओ। लेकिन आंसू फिर से उसके सामने खड़ी थी, बार बार यही कह रही थी कि
कुछ नहीं होता, बच्चा है। धीरे धीरे जीत के को नशे की, सिगरेट की आदत पड़ चुकी थी। सुखेंद्र अपने काम पर गया तो आंसू कहने लगी, पलकी की बेटी हेमा बड़ी चालाक है, खुद तो पूरे स्कूल में टॉप कर लिया और बातें मेरे बेटे को सुननी पड़ रही है। जीत कहने लगा, मुझे पता है उसने कैसे टॉप किया है, हर टीचर की चमचागिरी करती है, पढ़ाई में कोई इतनी भी अच्छी नहीं है। जीत को दोबारा से हाई स्कूल में पढ़ना पड़ा और अब उसे एक तरह की हेमा से नफरत हो गई थी। उस पर बहुत गुस्सा आता था जब उसे घर छोड़ता तो उसे घूर घूर कर देखता। एक बार उसके घर के अंदर ही चला गया। यह देखकर हेमा कुछ घबराई थी। कहने लगा, तुम्हें बहुत शौक है मेरे पापा की नजर में अच्छा बनने का, हर समय मेरे पापा के आगे पीछे फिरती हो, उन्हें चाय बना कर देती हो और वह समझते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो और मैं बहुत बुरा हूँ। देखो अगर इस बार तुम्हारे अच्छे नंबर आए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह बुरी तरह से डर गई। यह कहकर जीत वापस अपने घर चला गया। अब तो चाची का व्यवहार भी हेमा से और अधिक खराब होने लगा था, क्योंकि अब सुखेंद्र उसी की बात कहकर जीत को डांटता था, थप्पड़ भी मार देता था। और जीत को लगता था कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसमें उसकी गलती नहीं है बल्कि हेमा की है, क्योंकि वह सुखेंद्र के सामने अच्छी बनकर आती है। शाम को पलकी जब घर आई तो उसकी मालकिन ने उसे अच्छा खासा खाना दिया था, क्योंकि उसके घर दावत थी और सारा खाना पलकी ने ही बनाया था। उसकी मालकिन बहुत अच्छी औरत थी, उसका बहुत भला करती थी, अपनी बेटी के साफ सुथरे अच्छे कपड़े भी देती थी कि जाओ अपनी बेटी को दे देना। पलकी भी साफ सुथरे कपड़े ही पहनती थी। फिर खाना काफी ज्यादा बच गया तो पलकी कहने लगी कि चल हेमा, तेरी चाची के घर साथ बैठकर खाते हैं, इतना खाना हम अकेले तो नहीं खा सकते। लेकिन उसी दिन जीत ने हेमा को धमकियां भी दी थी, इसलिए वह डरी हुई थी। कहने लगी, मम्मी तुम चली जाओ, मैं नहीं जा रही। लेकिन वह हेमा को भी जबरदस्ती साथ ले गई। उस दिन आंसू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसे हल्का हल्का बुखार था और सुखेंद्र से कह ही रही थी कि ऐसा करो कि खाना बाजार से ले आओ, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं। सुखेंद्र कहने लगा कि अच्छा तुम आराम करो, मैं खाना ले आता हूँ। उसी समय पलकी खाना लेकर आ गई। यह देखकर सुखेंद्र खुश हो गया। कहने लगा, भाभी यह तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आंसू की तबीयत ठीक नहीं है और मैं खाना ही लेने जा रहा था। वो कहने लगी, अरे आओ साथ बैठकर खाना खाते हैं, आज मेरी मालकिन के घर दावत थी, बहुत खाना बनाया था, मेहमानों ने भी बड़ी तारीफ की थी और इसलिए मालकिन ने मुझे भी दे दिया। खाना तो लगा दिया था लेकिन रोटियां नहीं थी। पलकी कहने लगी, लाओ मैं बना देती हूँ। वो कहने लगा, नहीं भाभी बाजार से मंगवा लेता हूँ। जीत, जा बाजार से रोटियां ले आ। पलकी कहने लगी, नहीं 6-7 रोटियां ही तो बननी है, जा हेमा रोटियां बना ले। हेमा 16 साल की थी लेकिन उसे रोटी बनानी आती थी। कहने लगी, ठीक है मैं बना लेती हूँ। रोटी हेमा ने बनाई थी और जब सुखेंद्र ने खाई तो उसकी तारीफ करने लगा कि यह बच्ची तो मैं समझता था सिर्फ पढ़ाई में अच्छी है, ये तो बड़ी अच्छी रोटी बना लेती है। आंसू ने भी रोटी खाई थी। रोटी उसने बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन जीत उसे गुस्से से देखे जा रहा था कि मेरे बाप की नजर में और ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और अपने कमरे में चला गया। जाते ही दरवाजा बंद किया और अपने नशे के सिगरेट निकाल कर पीने लगा। इसे हेमा पर बहुत गुस्सा था कि यह लड़की बाज नहीं आती। उसे कहा भी था कि मेरे बाप की नजर में अच्छा बनने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि खाने के बीच ही सुखेंद्र फिर से शुरू हो गया था कि अच्छा होता कि जीत की जगह मेरी कोई बेटी होती, वह भी बिल्कुल हेमा जैसी, बाप को गरम गरम रोटी तो बनाकर खिलाती। एक यह है निकम्मा कहीं का, ना पढ़ाई में कोई तीर मार सका ना ही कुछ और करता है, बस आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता रहता है। बल्कि कहने लगी, अरे ऐसा नहीं है, ठीक हो जाएगा, बड़ा होगा तो समझ भी जाएगा, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन फिर भी जीत को लगा कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है उसमें हेमा की ही गलती है। उसके दिल में हेमा के लिए नफरत बढ़ने लगी थी। इस बार भी हेमा ने पूरे स्कूल में टॉप किया था और जीत बस पास हुआ था। वह भी सी ग्रेड
ग्रेड में, क्योंकि उसका ध्यान पढ़ाई से हट चुका था। अपने दोस्तों के साथ कभी-कभी वह बाप की नज़रों से बचकर कोठे पर भी जाने लगा था। एक बार उसे वहाँ की एक नाचने वाली अच्छी लगने लगी, इसलिए उसे कोई गिफ्ट देने के लिए उसने पहली बार बाप के पर्स से पैसे चोरी किए। फिर उसे नाचने वाली के लिए चूड़ियाँ और कुछ मेकअप का सामान खरीदा और उसके लिए ले गया। वह बहुत खुश हुई। फिर उसने जीत का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथों को अपने होठों से लगाकर चूमा। वह तो बुरी तरह से बौखला कर रह गया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह सब कुछ अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसी तरह के कुछ वीडियो वह देखता भी था। वापस आया तो हाथ पर अब भी लड़की के लिपस्टिक के निशान थे, बल्कि पूरे होठ छपे छपे हुए थे। संयोग था कि सुखेंद्र भी घर पर था। उसने जब होठों का निशान बेटे के हाथ पर देखा तो उसने उसकी कलाई पकड़ ली। जीत बुरी तरह से घबरा गया। जब उसके हाथ पर लिपस्टिक से लड़की के होठों के निशान देखे तो सुखेंद्र का तो गुस्से से बुरा हाल हुआ था। उसने जीत को बहुत मारा। आंसू रोने पीटने लगी, लेकिन वह दरवाजा बंद करके जीत को मार रहा था। अब तेरी आवारगी इतनी बढ़ गई कि तू नाचने वालियों के पास जाने लगा। जीत को लगा कि यह सब कुछ हेमा की वजह से हुआ है। सुखेंद्र जब उसे मार मार कर थक गया तो कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आंसू खड़ी रो रही थी। जल्दी से कमरे में गई। बेटे के चेहरे पर नील के निशान थे। नाक और होठ के किनारे से खून बह रहा था। वह रो रहा था। आंसू ने उसे अपने साथ लगाया तो उसने अपनी माँ को भी पीछे धकेल दिया। कहने लगा, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। हर समय वह पापा के सामने अच्छी बनने की कोशिश करती है, इसलिए मेरे पापा को मेरे अंदर की सारी बुराइयां नजर आती है। उसे अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं था। बस हर चीज पर वह हेमा को ही दोषी समझता था। बजाय आंसू बेटे को समझाती, कहने लगी, हाँ तुम्हारा बाप शुरू से उसे अच्छा कहता आया है और तुम्हें वह गलत और झूठा ही समझता है। वो कहने लगा, मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, किसी के पापा उन्हें इस तरह से नहीं मारते। बस उन्हें लगता है कि हेमा अच्छी है और मैं बुरा हूँ। मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। मम्मी वह मेरे हाथों मर जाएगी। आंसू कहने लगी, उससे क्या होगा, इतनी सी उम्र में तुम जेल चले जाओगे, फांसी की सजा हो जाएगी। यह सोचकर जीत का खून जला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे, लेकिन अब उसके दिमाग में बदला सवार हो चुका था। रात को जब वह अपने दोस्तों में गया तो उसके मुंह पर नील के निशान और चेहरा जख्मी देखकर वह भी कारण पूछने लगे। उसने अपने दोस्तों को सारी बात बता दी कि मेरी कंजीन की वजह से मेरा बाप मेरे साथ यह सब कुछ करता है। यह सुनकर जीत के दोस्त कहने लगे कि देख, उसका खून करना मुसीबत का हल नहीं है। अच्छा यह है कि तू उसका मुंह बंद करके उसको ऐसी सजा दे कि वह सारी जिंदगी तुम्हारे नाम से भी कांप कर रह जाए, डर जाए। जीत कहने लगा, वो कैसे? जो रास्ता जीत को उसके दोस्तों ने बताया, पहले तो उसने साफ मना कर दिया। वह बहुत डर गया था। कहने लगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मेरे ताऊ की बेटी है वह। उसके दोस्त कहने लगे, तो फिर जो कुछ वह तुम्हारे साथ कर रही है उसको सहन करो। आज तुम्हारे बाप ने तुम्हें सिर्फ मारा है, कल को तुम्हारी टांगे भी तोड़ देगा। वह तो तुम्हें तुम्हारे बाप के सामने और भी बुरा बनाएगी, देख लेना। एक दिन तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ क्या करता है। ऐसी बातें सुनकर जीत का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। फिर गुस्से में वह तो नशे के सिगरेट भी पी चुका था। कहने लगा कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, उसके साथ वह सब कुछ करूंगा जो वह मेरे साथ करती है। उसे मेरे नाम से भी डर लगने लगेगा, ताकि उसका मुंह ना खुल सके। उसे नहीं पता था कि वह कितना बड़ा पाप करने जा रहा था है। उसके दोस्त कहने लगे, देखो यह तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं है, क्योंकि तुमने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है। और यह बात सच थी। जीत ने ऐसा कुछ नहीं किया था और वह इतना बड़ा भी नहीं था। बस 17 साल का था। उसने कहा कि हाँ ठीक है। वैसे भी गर्मियों की दोपहर है थी। उस समय हेमा घर की सफाई कर रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने पूछा, कौन है? तो जीत कहने लगा, दरवाजा खोलो। वह बुरी तरह से घबराई थी, पहले ही जीत से डरती थी। उसने दरवाजा खोल दिया। देखा तो उसके चेहरे पर नील के निशान थे। वह अंदर आया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। यह देखकर हेमा डर गई। कहने लगी, जीत भाई
मम्मी घर पर नहीं है। आपको क्या काम है? कहने लगा, यह मेरा मुंह देख रही हो तुम? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरे बाप के सामने अच्छी बनती हो। आज मैं तुम्हारे साथ वह करूंगा कि तुम मेरे नाम से भी कांपोगी। वो कहने लगी, जीत भाई आप यह क्या कह रहे हैं? उसने हेमा का हाथ पकड़ा, उसे कमरे में ले जाकर धक्का दिया और बाहर से कुंडी लगा ली। फिर जेब से मोबाइल निकालकर अपने दोस्तों को बुला लिया। उसके दो दोस्त 17-18 मिनट में हेमा के घर पहुंच गए थे। हेमा दरवाजा पीट रही थी, कह रही थी, जीत भाई दरवाजा खोलो, मैंने चाचा से कुछ नहीं कहा था। लेकिन उस समय तो जीत के सर पर बदला सवार था। उसने मेन दरवाजा खोला, उसके दोनों दोस्त अंदर आ चुके थे। वह उम्र में जीत से बड़े थे और सेहत में भी उससे ज्यादा थे। दरवाजा बंद करने के बाद उन्होंने हेमा के कमरे का दरवाजा खोला। तीन लड़कों को देखकर तो हेमा की जैसे जान सी निकली थी। इससे पहले कि वह भागने की कोशिश करती, एक लड़के ने उसके दोनों हाथ पकड़कर पीछे करके उसका दुपट्टा गले से उतार कर उसी से बांध दिया। वह रोने लगी, बार बार कहने लगी, जीत भाई मेरे साथ ऐसा कुछ ना करना, भगवान के लिए मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मेरे भाई हो, मैंने चाचा से ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन दूसरे दोस्त ने जेब से रुमाल निकालकर उसके मुंह से में रुमाल ठूस दिया। यह देखकर जीत के दिल को कुछ हुआ था, क्योंकि उसका दोस्त अब हेमा को चारपाई पर गिरा चुका था। अब उसके कपड़े फाड़ने लगा। यह देखकर जीत कहने लगा, ऐसा करो हम वापस चलते हैं, मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम लोग जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। लेकिन उसका दोस्त कहने लगा कि देखो, इसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, अब जो कुछ तुमने सोच लिया है वह करो। पहले मैं इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करूंगा, उसके बाद तुम, ताकि तुम्हें पता चले कि कैसे किया जाता है। लेकिन जीत ने साफ मना कर दिया, बल्कि अपने दोस्त को पीछे हटाने लगा। तभी उसके दूसरे दोस्त ने जीत के दोनों हाथ पीछे से पकड़ लिए। वह उससे अपने हाथ छुड़वा रहा था। तब तक उसका पहला दोस्त हेमा की जिंदगी को बर्बाद कर चुका था। वह रोकता रह गया कि ऐसा कुछ मत करो, यह सब गलत है। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। फिर पहले दोस्त ने जीत के हाथ पकड़े और दूसरा दोस्त हेमा की इज्जत को तार तार करने लगा। जीत रोता रह गया, लेकिन वह लोग अपना काम कर चुके थे। फिर जीत को वही रोता छोड़कर चले गए कि जाओ, अब तुम इससे अपना बदला ले लो। लेकिन तब तक हेमा बेहोश हो गई थी। वह खुद भी बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके दोस्त उसे भड़का कर यह सब कुछ कर बैठेंगे। उसने जमीन पर गिरी चादर उठाई और हेमा के ऊपर उड़ा दी। उसके मुंह से रुमाल भी निकाल दिया, लेकिन खुद भी घबरा कर कमरे से बाहर निकला। हेमा के घर से बाहर निकलकर अपने घर पर जा आ गया। जैसे ही आंसू ने दरवाजा खोला, बेटे को बदहोश देखकर कहने लगी, क्या हुआ है? वह बहुत घबराया हुआ था, पसीने से भीगा था। अपने कमरे में चला गया। आंसू उसके पीछे आई, कहने लगी, क्या बात है जीत? जीत को जब कुछ समझ नहीं आया तो वह रोने लगा। बेटे को रोता देखकर आंसू बुरी तरह से घबरा गई। पूछने लगी, क्या हुआ है? कहने लगा, मम्मी बहुत गलत हो गया। रोते रोते उसने सारी बात आंसू को बता दी। यह सुनकर तो आंसू अपना सर पकड़कर बैठ गई। कहने लगी, जीत यह तूने क्या कर दिया? वो कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मेरे दोस्तों ने किया है। वो कहने लगी, लेकिन लेकर तो तुम गए थे ना, अगर वह बच गई और उसने तुम्हारा नाम ले लिया तो तुम सीधे जेल में चले जाओगे। जीत पहले ही डरा हुआ था, कहने लगा, मम्मी मुझे बचा ले, मैंने कुछ नहीं किया। आंसू कहने लगी, ठीक है, तुम सबके सामने मुंह बनाकर जाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बल्कि जब काम करके शाम को घर आई तो दरवाजा खुला देखकर घबरा गई। अंदर आई तो झाड़ू आंगन में ही पड़ा हुआ था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही भागकर वो पलकी कमरे के अंदर गई तो उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली थी, क्योंकि बेटी का बिगड़ा हुआ हुलिया देखकर पलकी रोने लगी। उसके साथ जो कुछ हुआ था उसने उसे समझने में देर नहीं लगी थी। हेमा अभी भी होश में नहीं लग रही थी, जैसे मर जाएगी। जल्दी से उसने रिक्शा बुलवाया और अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल ले जाने से हेमा की जान तो बच गई, लेकिन मानसिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब वह हर किसी को देखकर डर रही थी।
काँप रही थी, लेकिन जो कुछ उसने बेहोशी में कहा, वह सुनकर पलकी के होश उड़ गए थे। वह बार-बार कह रही थी कि जीत भाई मेरे पास मत आओ, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, भगवान के लिए मुझे कुछ मत करो। यह सुनकर तो पलकी के होश उड़कर रह गए। उसे तो लगा था शायद कोई चोर उचक्का उसके घर में घुस गया आया था और उसी ने उसकी मासूम बच्ची के साथ यह सब कुछ किया। उसे पता नहीं था कि उसकी बेटी को बर्बाद करने वाला उसी का भतीजा निकलेगा। उसका रो-रो कर बुरा हाल था। उसे याद आने लगा कि पहले भी इस बात की शिकायत हेमा करती थी, लेकिन उसे हेमा की बात से ज़्यादा जीत की बात पर विश्वास था। उसने सारी ज़िंदगी उसे बेटे की तरह ही समझा था। यही कहती थी कि वह तुम्हारा बड़ा भाई है, लेकिन आज अपना सर पकड़े रो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे की मानसिक हालत इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी, इसे आप घर ले जा सकती है। बल्कि हेमा को घर लेकर आ गई, लेकिन वह बहुत डर रही थी। रात को चीख कर उठ जाती थी। बल्कि रोते हुए आंसू के घर गई। सुखेंद्र भी वही था। रोते हुए कहने लगी कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। जीत भी घर में वह था, वह साफ मुकर गया, लेकिन बहुत घबरा रहा था। कहने लगा मैंने कुछ नहीं किया। बल्कि कहने लगी कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा था। हेमा से यही कहा था कि यह तुम्हारा भाई है, लेकिन तुमने तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो जीत की तरफ बढ़ी तो थी। जीत का गिरेबान पकड़कर झंझोड़ने लगी जकोड़ने लगी। सुखेंद्र उसके पास आ गया, गिरेबान छुड़वा कर कहने लगा ठीक है, मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। इतनी गिरी हुई हरकत मेरा बेटा नहीं कर सकता। पता नहीं तुम्हारी बेटी के साथ किसने गुल खिलाया और है, और तुम आरोप मेरे बेटे पर लगा रही हो। लोगों के घरों में काम करती हो, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस के साथ तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के संबंध हो गए। हमेशा बड़ी बहन समझ के मैं चुप रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरे बेटे के पर आरोप लगा दो। सुखेंद्र की बात सुनकर पलकी हैरानी थी। वह कहने लगी मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, वहां जाकर रिपोर्ट कराऊंगी। जैसे ही पलकी पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस ने पहले तो इन्वेस्टिगेशन भी की, लेकिन जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई तो जीत साहब बच गया था। यह देखकर सुखेंद्र और आंसू कहने लगे कि हमारे बेटे पर झूठे आरोप लगा रही है। रिपोर्ट देखकर तो पलकी भी हैरान थी, लेकिन अपनी बेटी की हालत देखकर और उसके मुंह से जीत का नाम सुनकर उसे लगा शायद पुलिस वाले भी मिले हुए हैं और झूठी रिपोर्ट बनाई गई है। वह पुलिस इंस्पेक्टर के पास रात को गई, कहने लगी कि यह सब झूठ है, भगवान के लिए दोबारा से आप टेस्ट लें। मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने वाला यही लड़का है। पुलिस वाला कहने लगा अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक है किसी निर्दोष को दोषी बनाने का, तो फिर वही कुछ मेरे साथ कर लो जो तुम्हारी बेटी ने किसी और के साथ किया है। तो मैं तुम्हारे कहने पर झूठा केस बना दूंगा। यह सुनकर पलकी वहां से वापस आ गई। अपना घर छोड़कर किसी दूसरे इलाके में किराए का घर ले लिया। अपनी बेटी को भी साथ ले गई, कहीं और काम करना शुरू कर दिया। 6-7 महीने बाद हेमा इस काबिल हुई थी कि बातचीत कर लिया करती थी, लेकिन बहुत चुप चुप रहने लगी थी। उसके दिमाग में बस यही एक बात थी कि जीत ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। बाकी उसे इतना कुछ याद नहीं था। बल्कि ने उसका दोबारा स्कूल में नाम लिखवा दिया, लेकिन इस बार वह लड़कियों के साथ ही रहती थी। जैसे ही लड़कों को देखती तो डर जाती थी। हाई स्कूल के बाद कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया। सीधी कॉलेज से घर आती थी और घर आने के बाद हेमा कहीं नहीं जाती थी। जैसे ही उसने एंटर किया, पलकी ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया, क्योंकि जहां वो काम करती थी उसकी मालकिन कहती थी कि जब बेटी की शादी करना तो मुझे बताना, सारा खर्चा हम उठा लेंगे। वह चाहती थी कि जल्दी से जल्दी वह हेमा की शादी कर दें। शादी के बाद उसकी बेटी की जिंदगी ठीक हो जाएगी, लेकिन जैसे ही किसी का रिश्ता उसके लिए आया तो उन लोगों को देखकर वह डरने लगी, रोने लगी, उसकी हालत खराब होने लगी। बार बार यही कहने लगी कि जीत भाई भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसी बातें सुनकर रिश्ते वाली औरतें घबरा गई और वापस चली गई। अपनी बेटी की बिगड़ती हालत देखकर पलकी फूट फूट कर रोई थी। हमेशा जीत को बुरा भला करती कहा करती कि उसे कभी भी चैन ना आए।
जिसने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब तो कोई भी हेमा के घर रिश्ता लेकर भी नहीं आता था। सब उसकी बेटी पर शक करने लगे थे। एक बार हेमा कॉलेज से आई तो बहुत घबराई हुई थी, रो रही थी। उसका रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ था। जैसे ही पलकी ने दरवाज़ा खोला तो वह अपनी माँ के साथ लगकर रोने लगी। मैंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। कहने लगी, मम्मी वो आ गया है। वो मेरा पीछा कर रहा है। भगवान के लिए दरवाज़ा मत खोलना। वो मुझे छोड़ेगा नहीं। यह कहकर वह कमरे में जाकर बंद हो गई। बल्कि परेशान थी कि अब उसकी हालत तो ज़्यादा ही खराब रहने लगी है। वो अपनी बेटी के कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी। कहने लगी, क्या हुआ है हेमा? मुझे बताओ। लेकिन वह रोए जा रही थी। तभी बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही वह बाहर आई, पूछा कि कौन है? तो एक लड़के की आवाज आने लगी। कहने लगा, ताई जी दरवाजा खोलें, मैं जीत हूँ। यह सुनकर तो पलकी का खून खोल उठा। उसने दरवाजा खोला तो सामने जीत था, पहले से भी बड़ा हो चुका था। वह कहने लगी, क्या करने आए हो यहाँ पर? क्यों मेरी बेटी का पीछा कर रहे हो? भगवान के लिए हमारी जान छोड़ दो। दुनिया के सामने तुम जितना मर्जी अपने आप को निर्दोष साबित कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे गिरेबान जरूर पकड़ूंगी। चले जाओ यहाँ से। इससे पहले कि वह दरवाजा बंद करती, वह दरवाजा पर अपना हाथ रख चुका था। कहने लगा, ताई जी मैंने सच में हेमा के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, मगर उसके साथ जो कुछ हुआ है उसका दोषी मैं जरूर हूँ। जो कुछ किया मेरे दोस्तों ने किया था, और मुझे भी उल्टी सीधी बातें सिखाई थी। मैं कम उम्र था इसलिए उनकी बातों में आ गया, लेकिन भगवान की सौगंध, मैं भी उस दिन के बाद से एक रात भी सुकून से नहीं सोया। इस कम उम्र में भी मैंने नींद, अवसाद, डिप्रेशन की दवाइयाँ खाई है। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हो चुका हूँ। मैंने आप लोगों का को कहा नहीं ढूंढा। मैंने उन लड़कों को भी सजा दिलवा दी और आप लोगों को भी ढूंढ रहा था। यह तो अचानक मेरी नजर हेमा पर पड़ गई, तो मैं पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। फिर उसने हाथ छोड़े हाथ जोड़े और कहने लगा, भगवान के लिए मुझे माफ कर दें। पलकी कहने लगी, चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं। तुम्हारी माँ को मैंने सगी बहन की तरह समझा, लेकिन उसने उसने भी झूठ बोला। वह रोने लगा, कहने लगा, मेरी माँ को कैंसर हो गया है। वह आपको बहुत याद करती है। भगवान के लिए मेरी माँ को माफ कर दें। हाँ, उनका दोष यह था कि वह ममता के हाथों मेरे गलत कामों पर भी मुझे टोकने के बजाय मेरी गलतियां छुपा देती थी। मैंने सब बुरे काम छोड़ दिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। भगवान के लिए मुझे माफ कर दें। लेकिन पलकी ने दरवाजा बंद कर दिया। वो फिर से दरवाजा खटखटाने लगा। कहने लगा, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करती। भगवान के लिए मुझे माफ कर दें। हेमा की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, तो मैं ही उसका इलाज कराऊंगा। भगवान के लिए ताई जी मुझे माफ कर दें। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। बल्कि सोच में पड़ गई थी कि वो क्या करे। जब वह आंसू के पास गई तो उसकी हालत देखकर हैरान थी। वह बहुत बुरे हाल में लग रही थी। हाथ जोड़कर आंसू बहा के माफिया मांग रही थी। और सुखेंद्र भी शर्मिंदा था। बेटे के मुंह में उसने भी कई गलत बातें भाभी से बोली थी। वह भी माफी मांग रहा था। हेमा का इलाज एक अच्छे अस्पताल हॉस्पिटल में हुआ। वह अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, पर अब भी कभी कभी वह डर जाती थी। हेमा की शादी हो गई। उसका पति बहुत अच्छा था, उसे बहुत प्यार करता था, मगर हेमा चुप चुप ही रहती थी। पर अब वह उस घटना से बाहर निकल आई थी और अपने जीवन में खुश थी। उसने कभी जीत को माफ नहीं किया। जीत जब भी उसे मिलता माफी मांगा करता, पर वह हमेशा चुप ही रहती थी। जीत ने उसके साथ जो किया उसके लिए वह जीत को कभी माफ नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे आज की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।